नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इलेक्शन से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों के मन में घूम रहे हैं और आप जिनका जवाब चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप फॉर्म डाउनलोड कीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो परेशानियां बीच में आती हैं उनकी बात कीजिए। तो आज के इस वीडियो में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, उनकी सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी टीम प्रॉपर बन जाए, ये बहुत अच्छी बात है। उसमें अगर कोई आपको नहीं मिल रहा है तो आपको उनकी नियुक्ति करवानी पड़ेगी। सामग्री आपको बड़े आराम से मिल जाती है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन उस सामग्री को प्रॉपर चेक करना ही चाहिए, जिससे कि दूसरे दिन यानी कि चुनाव के दिन, क्योंकि आप चुनाव से एक दिन पहले आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप जाते हैं, तो दूसरे दिन यानी कि चुनाव के दिन आपको समस्याएं ना हो। साथ में ध्यान रखिए कि चुनाव के दिन किन किन स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सुबह समय से मॉक पोल होना चाहिए। अगर मॉक पोल आप समय पे नहीं करेंगे तो सारे काम लेट होते चले जाएंगे। और मॉक पोल से पहले कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के टाइम पे जो आप प्लग लगाते हैं, जो लैच लगाते हैं, बीयू का वीवीपैट में और वीवीपैट का कंट्रोल यूनिट में, उनको लगाने के समय पे आप उनको बराबर दबा के लगा दीजिए, जिससे कि वो ढीले ना रहें। पहले वीवीपैट को ऑन कीजिए, फिर आपको कंट्रोल यूनिट ऑन करना है। कभी भी आपको बंद करने का नंबर आता है तो ध्यान रखिए कि पहले कंट्रोल यूनिट बंद करेंगे, उसका स्विच ऑफ करेंगे, उसके बाद ही आप वीवीपैट को बंद करेंगे। ये एक कनेक्शन तक की जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हुई। आगे चलिए, मॉक पोल प्रॉपर हो रहा है, 50 मत डालने हैं, वो तो आप अपने हिसाब से गिनती करके डाल सकते हैं, लेकिन मॉक पोल पूरा होने के बाद बहुत ही याद रखना है, जैसे भी आपको याद रहे कि वीवीपैट में से उसकी स्लिप निकलनी चाहिए और कंट्रोल यूनिट में सीआरसी होना चाहिए। ये नहीं होता है। एक महाशय ने प्रश्न पूछा है कि इस 23 तारीख को उनका मतदान खत्म हो गया है और उनके किसी मित्र ने ऐसा किया है कि वो वीवीपैट में से स्लिप निकालना भूल गए हैं। उसकी भी चर्चा भी मैं आपके अगले वीडियो में करूंगा, दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो जिन लोगों को ऐसी समस्याएं रह जाएं उनका भी समाधान मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप इस चीज को समझिए कि वीवीपैट में से स्लिप अवश्य निकाल लें और कंट्रोल यूनिट का सीआरसी अवश्य करें। कंट्रोल यूनिट सील कर दिया आपने, सील करने के बाद पहला मत डालने से पहले उसका टोटल बटन दबा के देखें। आप ये नोट डाउन कीजिए, मैं जो बातें कह रहा हूं उनको आप नोट डाउन कीजिए। कनेक्शन के टाइम पे प्लग बराबर दबा के लगाना है, पहली बात हुई। दूसरी बात हुई, पहले वीवीपैट ऑन करना है और उसके बाद ही कंट्रोल यूनिट को ऑन करना है। तीसरी बात हुई कि मॉक पोल पूरा होने के बाद वीवीपैट में से आपको स्लिप निकालनी है और कंट्रोल यूनिट में से आपको सीआरसी, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर, ये प्रोसेस पूरी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कीजिए कि पहला मतदाता मत डालने आए उससे पहले आपको टोटल का बटन दबा के देखना है। यानी कि जब आप उसके लिए बैलेट बटन दबाएं कंट्रोल यूनिट का, उससे पहले आप टोटल बटन दबा के देख लीजिए, जिससे कि अगर आपकी मशीन में कोई भी मत पहले से है, यानी आप सीआरसी करना अगर भूल गए हैं मॉक पोल के बाद, तो यहां आपको मालूम पड़ जाएगा। 2 मिनट मतदान भले बंद रहेगा, आप सीआरसी करेंगे, मशीन को सील करेंगे और आपका काम प्रॉपर शुरू हो जाएगा। प्रॉपर मतदान चल रहा है। पहला जो आपका मतदान अधिकारी है वो अपना काम कर रहा है, दूसरा पोलिंग अधिकारी अपना काम कर रहा है, तीसरा पोलिंग अधिकारी अपना काम कर रहा है। इस संदर्भ में मैंने एक बात कही थी आपसे कि ध्यान रखिएगा, जो मतकुटीर आपने बनाई है उसके ऊपर जहां आपका वीवीपैट रखा है, उसके स्क्रीन वाले भाग पे जहां डिस्प्ले होता है, जहां हमें 7 सेकंड के लिए वो स्लिप दिखाई देती है,
उसके ऊपर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़नी चाहिए, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो सनलाइट हो, कोई भी लाइट उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल ध्यान दीजिए, उसके ऊपर किसी भी तरीके से आप थोड़ा सा अंधेरा करके रखिए या उसको इस प्रकार से अपनी सेटिंग कीजिए कि उसके ऊपर डायरेक्ट प्रकाश ना पड़े, डायरेक्ट किरणें ना पड़ रही हों। नहीं तो दिन में आप तैयारी रखिए कि आपको वीवीपैट बदलना पड़ेगा। इसके साथ जो आपका बैलेट यूनिट है उसके सारे आंकड़े और सारी निशानियां सब कुछ दिखाई दे, इसके लिए यह भी जरूरी है कि उस पर प्रकाश होना चाहिए। यानी आपकी जो मतकुटीर बनी है उसमें रखा हुआ वीवीपैट जो कि खुद ऊंचा है बैलेट यूनिट से, उस पे अंधेरा होना चाहिए और आपके बैलेट यूनिट पे प्रकाश होना चाहिए, या जो आपका वीवीपैट है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़नी चाहिए। इसका आपको ख्याल करना है। गर्मी वैसे ही ज़्यादा है, आपको कोई एसी तो मिलने वाला नहीं है कि चलिए आपका मतदान केंद्र एसी होगा, तो ऐसी स्थिति में ये आपको वीवीपैट परेशान कर सकता है अगर उस पर डायरेक्ट किरणें पड़ रही होंगी लाइट की, या सनलाइट होगा तो बड़ी जल्दी आपको परेशान कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस किस प्रकार के मतदाता आएंगे और उनकी एंट्री, उनकी प्रविष्टियां आपको कहां करनी है। देखिए, सबसे पहली बात है जो नॉर्मल मतदान हो रहा है तो जो आपका PO1 है वो मार्क कॉपी में उसकी निशानी करता जाएगा, और जो सेकेंड मतदाता है 17 में उसकी एंट्री करता जाएगा, और सामान्य रूप से मतदान चलता रहेगा। मतदार स्लिप वो जमा करेगा, तीसरा PO आपका जो है वो बैलेट दे देगा और वो मत दे के चला जाएगा। लेकिन जो आपके सामने ट्रबल शूटिंग होती है, कौन कौन सी घटनाएं बन सकती हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, चैलेंज मत के लिए अगर स्थिति आ जाती है, कोई मतदाता आता है, पीछे बैठा हुआ एजेंट कहता है ये तो ये मतदाता नहीं है, ये तो कोई दूसरा व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में वो चैलेंज वोट बनता है, और चैलेंज वोट की एंट्री आपके 17 में भी होती है, चूंकि मतदार यादी में उसका स्वयं का नाम होता है। अब वो अगर दूसरा व्यक्ति वो व्यक्ति बन के आए तो भी उसका नाम तो है ना, जिसका नाम है उसी के नाम से वो वहां आया होगा, तो वहां पे उस पर लकीर भी होती, सारी प्रोसेस उसी प्रकार से चलती है। लेकिन अगर वो चैलेंज साबित होता है, उसने कहा कि ये तो महेश नहीं है, ये तो रमेश हैं, मैं इनको अच्छी तरीके से जानता हूं, और वास्तव में वो रमेश प्रूव होता तो उसको पुलिस में देना है। ऐसी स्थिति में आपको पुलिस के पास जो जमा करना है वो फॉर्म भरना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कि वो महेश ही निकलता है तो आपको एजेंट के 2 रुपए जब्त करने पड़ते हैं, और उस स्थिति में एजेंट को 2 रुपए की रसीद देनी होती है। और सिर्फ रसीद नहीं देनी होती है, फॉर्म 14 में 14 नंबर का फॉर्म है, उसमें आपको उसकी पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी, दिन भर में जितने भी चैलेंज वोट पड़े हैं, और 2 रुपए की रसीद तो देनी ही पड़ेगी। और अगर वो, जैसा कि हमने आपसे कहा, कि वो गलत व्यक्ति सिद्ध होता तो उसको पुलिस में देना है। तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस में जाएगा तो पुलिस वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, और यहाँ 14 नंबर के फॉर्म में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और अगर वो एजेंट गलत सिद्ध होता है तो उसको 2 रुपए की रसीद देनी पड़ेगी और यहाँ उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अगला मतदाता का प्रकार हो सकता है जिसको हम कहते हैं टेंडर मत। जैसा कि मैंने रमेश और महेश की बात की, महेश रमेश की जगह मतदान देके चले गए, बाद में महेश भाई आए, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो मेरा मत देना है। आपने कहा कि भाई आपका मत पड़ गया है, तो उनकी उंगली पे इस प्रकार से अगर निशान नहीं है तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने अपना मत नहीं दिया है। मेरा तो 23 तारीख को मतदान हो गया, मैंने मत दिया है, इसलिए मेरी उंगली पे निशान है। तो अगर उनकी उंगली पे निशान नहीं है, इसका मतलब उन्होंने मत नहीं दिया। और अगर उन्होंने मत नहीं दिया है और उनकी जगह पे कोई और मत दे के चला गया है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको 20 नंबर बैलेट पेपर दिए होते हैं, यानी 821 से 840 की संख्या हो सकती है, या 841 से 860 की संख्या हो सकती है। तो 20 बैलेट पेपर आपको दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप बैलेट पेपर से मतदान करवाएंगे। इसकी एंट्री 17 में नहीं होगी, इसकी एंट्री 17 में होगी, यानी 17B में इसकी एंट्री होगी। ये 17A में इसकी एंट्री नहीं होती है। प्रॉक्सी मतदाता, EDC मतदाता, ASD मतदाता, ये जितने प्रकार के मतदाता हैं, इनकी सबकी एंट्री 17 में होती है। देखिए, ASD मतदाता वो है जो आपकी मतदार लिस्ट में है तो सही, लेकिन उसके नाम के आगे A अथवा S अथवा D लिखा होगा। A फॉर अब्सेंट, S फॉर शिफ्टेड,
डी फॉर डिलीट। डी फॉर डिलीट नहीं है, लोग वाग ऐसा मानते हैं, डी फॉर डेथ होता है। यहां डी फॉर डेथ होता है, यहां डिलीट नहीं होता है। जिसके नाम के आगे डिलीट लिख गया वो तो मतदान कर ही नहीं सकता है, उसको आप मत करने का अधिकार नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिसके नाम के सामने ASD में से कुछ लिखा हो वो मतदान करने का अधिकारी है, क्योंकि आपकी मतदार की जो मार्क कॉपी है उसमें उसका नाम रहता है और साथ में खाली ASD लिखा होता है। यानी आपको उसकी विशेष छानबीन करने की जरूरत है कि एब्सेंट था तो क्यों एब्सेंट था। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्म दिया है, वो फॉर्म आपको भरवाना पड़ता है। अगला मुद्दा आता है प्रॉक्सी मत का। अगर आपके यहां कोई आर्मी वाले हैं जो कि मत डालने नहीं आ सकते हैं, उन्होंने किसी को ऑथराइज किया होगा और वो ऑथराइज पर्सन उनका प्रॉक्सी वोट लेकर के आएगा और वो उनकी जगह पे मतदान करेगा। ऐसी स्थिति में लकीर उन्हीं के नाम पे होगी जिसकी बिहाफ वो मतदान करने आए हैं। लेकिन इनकी दाहिने हाथ की पहली उंगली पे निशानी की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अपना मत देगा उसके बाएं हाथ की पहली उंगली पे निशानी होगी और अगर प्रॉक्सी मत देने आया है तो दाहिने हाथ की पहली उंगली पे आपको निशानी करनी है। 17 का में उसी प्रकार से एंट्री होगी, उसी प्रकार से सिग्नेचर होगी। जो लास्ट में रिमार्क्स का कॉलम होता है उसमें आप लिखेंगे कि प्रॉक्सी वोट है। गिनती में किसी जगह कोई परिवर्तन इससे नहीं आता है। अब देखिए कुछ और परेशानियां जो होती है, हमने देखिए आपको यहां पे चैलेंज मत बताया, यहां आपको टेंडर मत बताया, यहां आपको ASD मतदान बताया, यहां आपको प्रॉक्सी मतदान बताया है। इसके अलावा एक प्रकार मतदान का आता है टेस्ट वोट का। अगर ये स्थिति आती, कोई कहता है कि भाई मैंने जिसके नाम की बटन दबाई उसके नाम की स्लिप मुझे नहीं दिखाई दी है, तो ऐसी स्थिति में बनता क्या है कि आप उसको टेस्ट वोट की परमिशन देते हैं। लेकिन उसकी एक बड़ी प्रोसेस है। उसकी प्रोसेस क्या है कि उसको आपको बताना होता है कि उसको 6 महीने की कैद होगी, 1000 रुपए का जुर्माना होगा। ये सारी चीजें आपको उसको बता देनी होती हैं और उसके बाद ही वो टेस्ट वोट दे सकता है। ध्यान रखिएगा, टेस्ट वोट देने वाला व्यक्ति एक बार आपके यहां से बाहर चला जाता है और 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद आकर के वो कहता है कि नहीं साहब ये तो गड़बड़ थी, तो आप उसको ये अधिकार नहीं देंगे। वो आपके यहां आपके मतदान केंद्र पे अपना मतदान करता है और अपना मतदान करने के बाद वो ये शिकायत करता है कि मैंने 2 नंबर का बटन दबाया, 3 नंबर की स्लिप निकली है। आप उसकी कंप्लेन ले लीजिए, तुरंत ही उससे कहिए कि भैया अगर आपको टेस्ट वोट देना है तो आप देके देख सकते हो। लेकिन तब तक 1, 2, 3, 4 और भी मतदाता, क्योंकि आपके यहाँ भीड़ हो और वो आगे आ गया है और उसके पीछे 2-3 लोग मतदान कर चुके हैं, तो भी आप उसको अंदर बिठा करके रखिए 2 मिनट 5 मिनट, 2-5 लोगों से उसको ये चीज कंफर्म करने दीजिए कि भैया जो बटन दबा रहे उसी नंबर की स्लिप दिखाई दे रही है। अगर सब लोग उससे ये कहते हैं कि गलत दिखाई दे रहा है तो ये चैलेंज ले सकता है। लेकिन अगर लोग बता रहे हैं उसको वापस जाना तो जाने की परमिशन दीजिए। लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं मुझे तो टेस्ट वोट देना है, तो तभी वो टेस्ट वोट दे सकता है। एक बार बाहर जाए और फिर आधे घंटे के बाद आकर के कहे कि ऐसी स्थिति है, तो उसकी परमिशन नहीं होती है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है तो ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात है कि अब उसको टेस्ट वोट देने दें या ना देने दें। क्योंकि बीच में अगर 25-50 एंट्रियां हो गई हैं उसके बाद भी वो टेस्ट वोट डालना चाहता है, जो अपना मतदान कर चुका है, जिसकी उंगली पे इस प्रकार की निशानी है, तो आप उसको परमिशन तो दे सकते हैं। ये है कि आपके कार्य में विक्षेप वो डाल रहा है, लेकिन इसके लिए उसको 6 महीने की कैद होनी ही है। ये नियम है, तो वास्तविकता ये है कि उसको इस प्रकार की परमिशन नहीं दी जा सकती है। देखिए किस किस प्रकार के वोट हुए उसकी बात मैंने आपसे कर दी। सबसे ज़्यादा समस्या जो होती है वो फॉर्म भरने में होती है। मैं अगले वीडियो में, देखिए यहाँ हमने आपको किस किस प्रकार के मत पढ़ सकते हैं उसकी बात की है। कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण हैं। वो ये है कि आप जब आपका मतदान पूरा हो उस समय मतदान क्लोज करते हैं। क्लोज करने के साथ मशीनों को उनके बॉक्स में पैक करते हैं। तो इन दोनों जगह पे आपको घोषणाएं करनी होती हैं। जैसे मतदान शुरू होने से पहले आपको घोषणाएं करनी होती हैं और 17C में एंट्रियां करके आपको देनी होती हैं जो एजेंट आपके होते हैं। मुझसे कई बार इस प्रकार के फ़ोन आए और इस प्रकार की चर्चा भी हुई, क्योंकि मैंने अपना नंबर प्रोवाइड करवाया था
और मैसेज तो बहुत आए कि सुबह एजेंट आ जाते हैं और फिर दिन में कुछ एजेंट जो है वो गायब हो जाते हैं। भाई ये आपकी सिरदर्दी नहीं है। जैसे सुबह आए वो, आप उनके सामने सारे फॉर्म रख दीजिए कि भैया इन फॉर्म पे अपना नाम लिख के सिग्नेचर कर दो, कहानी खत्म हो गई। अगर आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वेबकास्टिंग चल रहा है, या आपके यहाँ फोटोग्राफर है, या आपके यहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर है, आप उन सब का टेंशन मत कीजिए। आप अपने हिसाब से वर्क कीजिए, प्रॉपर वर्क कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। खास करके आपको ध्यान इस चीज पे देना है कि जहां जहां एजेंट लोगों की सिग्नेचर करवानी है, चाहे वो दोपहर को 12 बजे ही चला गया हो और आपने शाम के फॉर्म पे उसकी सिग्नेचर ले ली है, तो आप गलत नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपने सिग्नेचर ले रखी है। और वो एजेंट भी भले गए, हम तो दोपहर को चले गए थे, सुबह सिग्नेचर ली थी, बाद में ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। मायने क्या रखता है कि उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए। तो किन किन फॉर्म पे उसकी सिग्नेचर होती है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेंगे तो स्क्रूटनी में किसी जगह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सबसे पहला फॉर्म है कि मोक पोल पे उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए। पहला फॉर्म है मोक पोल पे उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए। नंबर 2, जो आप सुबह घोषणा पत्र भरते हैं, जिसको गुजराती में इकरारनामा कहते हैं, कहीं सौगंधनामा कहते हैं, यह है फॉर्म भाग 1। इस पे आप उसकी सिग्नेचर ले लीजिए। मैं तो कहता हूं कि भाग 2 पे भी सिग्नेचर लेके रखिए, क्योंकि अगर आपके यहाँ COVU वीवीपैट सब कुछ बदलने का नंबर आता पूरा सेट, तो उसके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी बाद में। तो उस पे भी ले लीजिए, भाग 3 पे भी ले लीजिए, भाग 4 पे भी ले लीजिए। फिर से देखिए, मोक पोल भाग 1, 2, 3, 4 और इसके बाद 17C जो है, इतनी जगह पे आप उसकी सिग्नेचर ले लीजिए। बाकी और कहीं पे उसकी सिग्नेचर होगी तो चलेगा, नहीं होगी तो चलेगा, ठीक है ना। फिर से आपको याद दिलाता हूं, मोक पोल 17C भाग 1, 2, 3, 4, इन सब पे उसकी सिग्नेचर ले लीजिए। फिर अगर वो सुबह 10 बजे अपने घर चला जाए, चाय पीने के लिए घर जाए, वापस ही नहीं आए, आप टेंशन मत करो। आपका बूथ जो है, आप जो करोगे वो सब मान्य माना जाएगा। भले माइक्रो ऑब्जर्वर ये रिपोर्ट करे कि साहब वहां नहीं था, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि पूरे मतदान के दरमियान माइक्रो ऑब्जर्वर आपके यहां बैठा रहे, ऐसा संभव नहीं है। एक माइक्रो ऑब्जर्वर को 2 से 3 बूथ दिए जाते हैं। हम अगर जवाब पूछा जाएगा तो हम जवाब देते हैं वहां पे कि भाई माइक्रो ऑब्जर्वर जब जब आया नहीं थे, लेकिन थे तभी तो उनकी सिग्नेचर है। जिसकी सिग्नेचर है उसका नाम आप लिखवाते हैं, उस उम्मीदवार का नाम लिखवाते हैं। वो उम्मीदवार को आप बुला के पूछ लीजिए कि उसने इस व्यक्ति के एजेंट के रूप में नियुक्ति की थी या नहीं की थी। सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे तो किस किस प्रकार के मतदाता हैं, उनकी कहाँ एंट्री होनी, ये पूरा हमने आपको बताया है। खास ध्यान ये रखिए, EDC मतदाता जो आते हैं उसके संदर्भ में ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, उनके संदर्भ में भी थोड़ी चर्चा कर दूं, क्योंकि ये बात रह गई थी। मार्क कॉपी में जहां तक आपके पास फोटो वाली पूरी लिस्ट है, उसके अंत में आप EDC मतदाता का नाम और उसका सारी एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद 17K में उसकी एंट्री करवाएंगे, जैसे सारे मतदारों की एंट्री करवाते हैं, और वो उसी प्रकार से सामान्य मतदाता की तरह से मतदान करेगा। EDC मतदाता से फर्क पड़ने वाला है तो आपके टोटल पे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी लिस्ट में मान लीजिए टोटल मतदाता 1200 थे और 2 EDC या 4 EDC वाले आ गए, तो आपके यहाँ 1204 हो गए हैं। और बाहर जब आप टोटल दिखाएंगे, चाहे वो 17K हो या जहां जहां आपकी डायरी हो, जहां जहां आपको उनकी प्रविष्टियां करनी होती हैं, वहां आप 1200 नहीं लिखेंगे या 1200 + 4 नहीं लिखेंगे, आप सीधा 1204 लिखेंगे। और मतदान जो हुआ है उसके परसेंटेज वगैरह में सब जगह चूंकि उन्होंने मतदान किया है तो उसकी असर दिखाई देगी। तो ये खास ध्यान रखिए EDC मतदाताओं के संदर्भ में कि आप जो मार्क कॉपी है, जहां सारे फोटो वाली लिस्ट खत्म हो जाती है, उसके बाद में आप उनकी एंट्री उसमें करवा सकते हैं। और 17C में जितने बजे उन्होंने मतदान किया, मान लीजिए उन्होंने दोपहर को 1 बजे मतदान किया है, जबकि थोड़ी भीड़ कम होगी ऐसी स्थिति में, या 3 बजे मतदान किया है, तो जिस क्रम में अनुक्रम नंबर में आ रहा है उसी अनुक्रम नंबर के हिसाब से आप उनकी एंट्री करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मैं समझता हूं ये आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा वीडियो, और इससे आपको काफी मदद मिलेगी। देखते रहिए संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।